क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत स्वागत करता हूँ। 3 जुलाई का करंट अफेयर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में। टेलीग्राम का चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारा कंटेंट गाइडेंस आप लोगों को मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे पेड कोर्सेज, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएससी और यूपीपीएससी का, ठीक है, मेंस जो है 2022 उसका, और 2023 का फाउंडेशन हमारा जो है ग्रुप चल रहा है, मेंस तक का वो भी चलेगा, प्रीलिम्स और मेंस का। ठीक, तो 5 जुलाई से इसकी डेट है। बाकी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग वाला कोर्स भी है, करंट अफेयर का कोर्स भी है, और एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी है जिसमें आपने कहीं पे भी ज्वाइन कर रखा है लेकिन वहाँ पे आपको टीचर ढूंढे नहीं मिलते हैं, बात करना तो दूर है। तो आपको कोई डाउट रहता तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। सारी जानकारी के लिए 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं आप। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एंजल फंड्स। ठीक, तो पहले आपको समझना जरूरी है कि एंजल इन्वेस्टर कौन होता है। ये 2 शब्दों से बना हुआ है। एंजल, एंजल समझ रहे हो आप, कि कोई ऐसा है जो आपको मतलब भगवान के रूप में दिख रहा है आपको। ठीक, इन्वेस्टर है, निवेशक है। तो ये मतलब ऐसा है कि निवेशक है जो कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनके पास आइडिया तो होता है, अच्छा आइडिया होता है, लेकिन उनको पता नहीं कैसे मार्केट उसको जो है कमर्शलाइज करना है, उस आइडिया को बढ़ाना है, और पैसे तो है ही नहीं। ठीक, तो उस केस में एंजल इन्वेस्टर आते हैं और उसमें जो है इन्वेस्ट करते हैं, कुछ इक्विटी लेते हैं, उसमें से कुछ अपना स्टेक्स लेते हैं। और इस तरीके के जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, इनका भी एक फंड होता है। ठीक, एंजल फंड, इनका भी एक गुल्लक होता है जिसमें से पैसे निकाल निकाल के एंजल इन्वेस्टर्स स्टार्टअप में फंडिंग करते हैं। तो स्टार्टअप फंडिंग करनी है, एंजल फंड से पैसा निकालना है, तो इंटरनेशनल, ठीक, फाइनेंस सर्विसेज सेंटर जो है आपका गिफ्ट सिटी गुजरात में, तो वहाँ की अथॉरिटी ने कुछ रेगुलेशंस निकाले कि कितना कर सकता है एंजल इन्वेस्टर। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टार्टअप को पूरा ही खरीद लेते हैं लोग, तो जिसका आइडिया था बताओ वो ख़त्म ही हो गया। तो कुछ इन्होंने गाइडलाइंस निकाली हैं, दिशा निर्देश निकाले हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने। ठीक, इन्होंने कहा है कि आपको जो भी है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा हमारे साथ ग्रीन चैनल के थ्रू, उसके बाद ही आप जो है फंडिंग कर पाओगे। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि आप कम से कम 40,000, जो ये एंजल फंड है उसमें 40,000 यूएस डॉलर डालोगे अगले 5 साल तक। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए आज आए कल निकल लिए। ठीक, तीसरा ये है कि भाई साहब, अगर आपको फंडिंग करनी है, ठीक, अगर आपको एंजल फंड से पैसा इन्वेस्ट करना है स्टार्टअप में, चाहे इंडिया का हो, फॉरेन जुरिस्डिक्शन का हो, तो जो भी इन्वेस्टर्स है उनसे पूछ के करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एंजल फंड को कई लोग मैनेज करते हैं बीच में। एंजल इन्वेस्टर मान लो जैसे टाटा हो गए, रतन टाटा। ठीक, तो इन्होंने फंड में से निकालना है, तो इस फंड को कोई मैनेज कर रहा है। तो अगर आपको मान लीजिए एंजल फंड जो है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, XYZ, वो किसी कंपनी में जो है बी कंपनी है, उसमें फंडिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो एंजल इन्वेस्टर टाटा है, तो टाटा से एक बार पूछेगा। ठीक है ना, तो ये मतलब लेना है, कंसेंट लेना है। और उन्होंने कहा है कि वैसा तो ओवरऑल जो कैपिंग कर दी उन्होंने एंजल फंड से, कि किसी स्टार्टअप में आप करीबन 15 लाख यूएस डॉलर के ऊपर नहीं कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो मतलब ये इसीलिए है कि ऐसा ना हो कि एक ही कोई खा जाए पूरा स्टार्टअप को, इसलिए है। ठीक है, अगला टॉपिक है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ये देख रहे हो, ये क्या है? ये उड़ता है, और जैसे हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा भी था कि वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर, ठीक है ना, मिसाइल। तो वो उस मिसाइल ने एरियल टारगेट को जो है मार गिराया था, वो एरियल टारगेट हैं ये। ठीक, इनको भी बनाया जाता है भाई साहब, ये भी उड़ते हैं, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी होती है ये। और इनको जो है मिसाइल विसाइल से टेस्ट, तो एक तरीके से टेस्टिंग है, इनको मरने के लिए ही बनाया जाता है। और अच्छा टारगेट अगर मतलब जो हमारी मिसाइल विसाइल है इनको अच्छे से तोड़ती है, तो मतलब ये टेस्टिंग इनकी भी पूरी होती है और इनका भी खुद का टेस्टिंग किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल खुद ही जाके मिसाइल की तरफ बढ़ने लगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए DRDO ने अभी इनका जो है टेस्ट किया। अच्छा, लेकिन जो टेस्ट किया वो कहाँ पे किया? चित्रदुर्ग में एक एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है, वहाँ पे किया, कर्नाटका में। ठीक, वैसे जो मिसाइल की टेस्टिंग करता है DRDO, वो कहाँ से करता है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से। ये चित्रदुर्ग में है, वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी, और ये देखो आपका ईस्टर्न साइड में है आपका बे ऑफ बंगाल में। अब मैं जब ये पढ़ रहा था, तो क्योंकि एनालिसिस करने की अपनी आदत है, मेंस का एक माइंडसेट है कि किस तरीके से सोचना समझना चाहिए,
तो मैं देख रहा था कि लैंडलॉक कंट्रीज को कितनी दिक्कत होती होगी अपने बॉर्डर पर जाके। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दूसरे की जो है टेरिटरी में दाग दें। इंडिया की जो ज्योग्राफी इतनी सुंदर है, प्रायद्वीपीय ज्योग्राफी है, पेनिनसुलर इंडिया है, मतलब है ये, तो मतलब 3 तरफ से जुड़ा, मतलब घिरा हुआ है पानी से। तो हम लोग टेस्ट वेस्ट कितना आसानी से कर पाते हैं, लेकिन लैंडलॉक कंट्री ये चीज़ नहीं कर पाती होगी। ठीक, भले उनके पास टेक्नोलॉजी भी हो भी तब भी। तो यही सारी चीज़ें हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है और पूरी तरीके से भारत में बनी हुई है। इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु ने। ठीक, जो कि प्रीमियर रिसर्च लेबोरेटरी है DRDO की। अगला टॉपिक है 47th GST काउंसिल की मीटिंग हुई। GST जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A। ठीक, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो भी यूनियन मिनिस्टर होता है फाइनेंस का। ठीक, तो अभी के केस में क्या है, निर्मला सीतारमन जी हैं। और ये 47th मीटिंग कहाँ पर हुई? चंडीगढ़ में हुई। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछ सकता है। यहाँ पे कई सारी रिकमेंडेशन दी गई हैं, जैसे कि बैंक चेक पे या फिर कोई जो मानचित्र बनता है, मैप, एटलस, ग्लोब, तो इन सब पे जो है GST बढ़ाई गई है। चेकबुक पर तो भैया 18% और ये मैप और इन सब पे 12% है। ये इसलिए बढ़ाया गया है कि प्रिंटिंग करना, लिखना, ड्रा करना, इंक, ये सब कॉस्टली होने वाला है, बस ये समझ लो। ठीक, अब कई जगह आप जाते हो कि लस्सी उस्सी पीते हो तो कि GST लगाते हैं, उसमें नहीं लगाते, लेकिन अब लगेगा। ठीक, तो ये वाली वो चीज़ें जो अब इसके GST के दायरे में आ गई हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्री पैक्ड लस्सी, दही, बटर, मिल्क यानी छाछ, फूड आइटम, ग्रेन जो नॉन ब्रांडेड है लेकिन प्री पैक्ड है, तो इन सबको भी अब GST के दायरे में लाया गया है। तो ये एक जो है रिसेंटली आया है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको घटाकर उस पर GST 5% कर दिया गया है। रोपवे वाले जो गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर अगर रोपवे के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना, रोपवे, तो उस पर जो है GST अब सिर्फ 5% लगेगी। पर्वतमाला स्कीम आप लोगों को मैंने बताया था बजट में, इस साल के किससे संबंधित? रोपवे संबंधित है। ठीक, इसके अलावा LED पे जो लैंप, लाइट और ये सब, इन पे GST बढ़ा के 18% कर दिया गया है। और चिट फंड हो गया, उसमें जो फोरमैन होता है, चमड़े वमड़े का कुछ काम करते हो, तो इन सब पे GST जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा ये लस्सी उस्सी वाला जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार जोड़ा गया है GST में। अभी भी कौन कौन भैया GST में नहीं है? दारू नहीं है और आपका जो है ये ऑयल नहीं है। ठीक, डीजल, पेट्रोल। अगला जो हमारा टॉपिक है डाक कर्मयोगी। तो देखो, एक मिशन कर्मयोगी है जो मतलब ये कहता है कि जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो भी ब्यूरोक्रेसी है, उन सब की दक्षता को, एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, जिससे कि मैक्सिमम गवर्नेंस, शासन जो है सुशासन हो सके इस तरीके से। ठीक, तो कैसे भैया बढ़ाएंगे इनकी दक्षता को? ट्रेनिंग कराकर, ठीक है, अप स्किलिंग करके ये सारी चीज़ें करेंगे। तो उसके लिए मिशन कर्मयोगी है। अब यही चीज़ अगर इंडियन पोस्ट के क्षेत्र में देखा जाए तो इसका नाम है डाक कर्मयोगी। ठीक है, इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, अश्वनी वैष्णव जी ने। अच्छा, जो मिशन कर्मयोगी है, ये इसको आप एग्जाम्पल में, सजेशन में लिख सकते हो एथिक्स वाले पेपर में। ठीक, कि सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट को किस तरीके से उसमें लाएं, तो उसके लिए गवर्नमेंट का स्टेप ये है। तो अब देखो यहाँ पे भी क्या है कि डाक जो कर्मयोगी है, ई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग पोर्टल है। वहाँ जाके उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो उनकी स्किलिंग अच्छी हो जाएगी, ताकि अच्छे से ज़्यादा अच्छी दक्षता के साथ में वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अगला टॉपिक है GSEC यील्ड। ये मैंने कल आप लोग को इसका जो है वो पढ़ाया था, लेकिन फिर से थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं। GSEC का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है ना, सरकारी प्रतिभूतियाँ। तो ये क्या चीज़ है? ये जो है आपका, इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है पैसा लोन पे लेती है। करती क्या है गवर्नमेंट जो है, आम आदमी से, हमारे से या फिर बैंकों से क्या करती है? कहती है भैया तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, ठीक, पैसा मुझे दे दो और इस पैसे पे हम तुमको ब्याज भी देंगे। ठीक, और ये वापस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तुमसे ले लेंगे। तो एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट भी होता है ये। ठीक है, बॉन्ड्स ही हैं ये, बॉन्ड है ये। ठीक, तो बॉन्ड है कि वो बताएगा कि भैया इतने पैसे दिए और इतने ब्याज पे लिए मैंने, और आपका जो है इतने टाइम में वापस कर दूंगा। ठीक, तो गवर्नमेंट ये पैसा उठाने के लिए करता है, खुद लोन लेता है। और ज़्यादातर गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है, क्योंकि जो खर्चा गवर्नमेंट करती है वो ज़्यादा रहता है, जो राजस्व कमाती है उससे ज़्यादा, तो मतलब डेफिसिट रहता है, तो उसको भरपाई करने के लिए। तो अभी आप लोगों को मैंने कल बताया था कि NSC, PPF, इन सब का जो है स्मॉल सेविंग जो इंटरेस्ट रेट है वो
अनचेंज रखा है गवर्नमेंट ने जुलाई सितंबर जो है तिमाही के लिए। तो लेकिन ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि क्या होता है जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की यील्ड जो बढ़ती है, प्रतिफल प्रतिफल या फिर जो है इफेक्टिव एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जो मैंने आपको बताया था कि महंगाई को अगर निकाल दो और उसके बाद जो ब्याज बच रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या फिर यील्ड बोलते हैं। तो वो बढ़ रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, ठीक, महंगाई से मतलब काटने के बाद भी जो इनका इंटरेस्ट रेट बच रहा है वो बढ़ रहा है। तो उस केस में स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट के भी रेट बढ़ाने चाहिए थे, लेकिन नहीं बढ़ाए गए। तो एक को रिलेशन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यील्ड और स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट के बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बट अभी इस केस में दिखा रहा है कि ऐसा नहीं किया गया है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किस तरीके से अलग होती हैं। अब तो देखो गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट पैसा आपसे ले रही है, तो ये सबसे सेफ है। बहुत ही नामुमकिन है कि गवर्नमेंट आपसे आप मतलब डिफ़ॉल्ट कर जाए, आपका पैसा दे ही ना वापस। तो काफ़ी सेफ होती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यील्ड जो है इसका अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है बाकी बॉन्ड से थोड़ा अलग होती है, ठीक। अगला टॉपिक है स्पेशल सेस, उपकर। उपकर क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। जो टैक्स लगा हुआ है उस पर और थोड़ा टैक्स लगाते हैं। मान लीजिए जो है किसी चीज़ पे जो है 10% टैक्स लगा हुआ था, तो इस 10% पे 2% और लगा रहे हैं। मेरी बात समझ में, तो इस 10% पे हो रहा है। तो मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर मान लीजिए टैक्स जो था वो 10% था, तो कितना हुआ टैक्स, 10 रुपये हुआ। उस 10 रुपये पे 2% कितना हुआ, 2 रुपये मत बोल देना, कमेंट करके बताओ कितना हुआ। 2 रुपये मत बोल देना, बता रहा हूँ, ठीक। 2 रुपये होता है परसेंट, या 100 रुपये होते हैं, अभी 10 रुपये है, तो कितना होगा, 10 20 30 40 कितना पैसा होगा बताइए, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर स्पेशल सेस अभी लगाया गया है, जो गवर्नमेंट ने लगाया किस पे, एक तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रोकने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। कौन कौन, क्रूड ऑयल और गोल्ड पे। तो गोल्ड ज़्यादा इंपोर्ट ना हो, इसके लिए जो है उस पर भी टैक्स लगाया गया है काफ़ी। और उसी प्रकार से जो है ड्यूटी और सेस जो है पेट्रोल डीजल पे भी बढ़ा दिया गया, 6 रुपये और 13 रुपये रेस्पेक्टिवली। तो अब ये सब कुछ महंगा हो गया है। और ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि कई जगह आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि किल्लत हो गई है, कई जगह पे पेट्रोल डीजल मिल ही नहीं रहा है पेट्रोल पंप्स पे। तो ये है चीज़। और दूसरा ये कि आपका जो गोल्ड है, ऑलरेडी करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हो गया, तो और ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, जो इंपोर्ट की दर है उसको हम और बढ़ा देते, तो तुम इंपोर्ट कम करोगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा कंट्रोल में आएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। दूसरा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होता है, ठीक। करंट अकाउंट डेफिसिट में 1 साल के अंतर्गत जो भी ट्रेड हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, टेंजिबल और इनटेंजिबल में, उसको बोला जाता है, ठीक। और जो आपका ये है ऑयल, ठीक, इस पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है स्पेशल काफ़ी ज़्यादा। और जो ATF है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इस पर भी 6% बढ़ा दिया गया है। पीछे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एविएशन वाले बोल रहे हैं कि भैया कम करो, इन्होंने और बढ़ा दिया, ठीक। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था जब C53 PSLV C53 लॉन्च हुई थी, 3 सिंगापुर की सेटेलाइट लगाई थी। तो उसमें मैंने बोला था कि PSLV पोएम भी, इसमें कविता भी गाई है उन्होंने, ठीक। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल भी है। उसमें मैंने आप लोग को ये बताया था कि भाई साहब सिंगापुर की इन्होंने 3 जो है वो सेटेलाइट तो लगा दी, साथ ही साथ जो भी ये रॉकेट है जैसे, ठीक, तो इसमें जो है 4 स्टेजेस होती हैं, तो 1 2 3। तो जो 3 स्टेजेस हैं ये तो समुद्र में गिर जाती है वायुमंडल में वापस आके, लेकिन जो चौथी स्टेज होती है वो स्पेस जंक की तरह जो है अंतरिक्ष में ही रह जाती है, ठीक, और घूमती रहती है अर्थ के जो है इर्द गिर्द। तो अब ये मतलब जंक होता है, मतलब ख़राब हो जाता है। लेकिन इस बार क्या किया है इसरो ने कि भैया 3 हमने जो सिंगापुर की थे उसका तो किराया हमने लपेट लिया, अपना ले लिया, ठीक, NSIL के अंतर्गत, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत वो पैसे ले लिए। और साथ ही साथ हमने जो ये जंक होने वाला था इसको प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कर लिया, ठीक, प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कर लिया, जिससे हम इसका जो है ऑल्टीट्यूड मेंटेन कर पाएंगे और कई सारे जो है इसमें जो है एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है। इसमें जो है 6 पेलोड लगे हुए, पेलोड मतलब सैटेलाइट समझ लो, जिसमें से 2 तो भाई साहब इंडियन स्पेस स्टार्टअप है, एक दिगांतरा उसके हैं, और एक जो है आपका ध्रुव स्पेस का भी है। दिगांतरा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बताइए क्या चीज़ है। करंट अफेयर अगर आप लगातार पढ़ रहे हो मुझसे तो देखिए कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा जो इंपॉर्टेंट है।
ठीक, तो ये चीज़ जो है आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको 1.5 घंटे का वीडियो देखने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ पता चलेंगी। मेरा मैक्सिमम 30 मिनट तक होता है वीडियो, और 10 जो टॉपिक मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, तो महीने के 300 टॉपिक पढ़ाता हूँ। चिंता मत करो, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट फैक्ट सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये हो गया। ठीक, आपका दिगांतर और ध्रुव स्पेस को इसमें रखेगा। ये ऑल्टीट्यूड स्टेबलाइजेशन करता है आपका पोएम। ठीक, और नेविगेशन गाइडेंस कंट्रोल भी इसमें है, और ये एक्यूरेसी इसकी बढ़ाए रखता है। और यहाँ पे इसमें लिथियम आयन की बैटरी लगी हुई है, और ये सोलर पैनल से जो है रहता है, मतलब इसको जो है पावर मिलती रहती है। ठीक, इसमें 4 सन सेंसर, मैग्नेटोमीटर, जायरो और नाविक भी लगाया गया। नाविक क्या है? इंडिया का जीपीएस है, समझ लो। ठीक, जीपीएस किसका है? आपका अमेरिका का। गैलीलियो, ठीक, यूके का। ठीक, ग्लोनास रशिया का। ठीक है ना। तो इसी तरीके से बाइडू किसका है? चाइना का। ठीक, अगला टॉपिक है यार लैपिड। तो देखो इजराइल में क्या है कि पिछले 4 सालों में 5 बार नए हेड बन चुके हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। ठीक, तो अभी नए जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, प्रीमियर बने हैं, यार लैपिड नाम है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट है, और 1 नवंबर को जो है यहाँ पर फिर से चुनाव होना है। काफ़ी ज़्यादा जो है इंस्टेबिलिटी चल रही है। मैप देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए, मेडिटेरियन सी से ये टच करता है, डेड सी और जॉर्डन जो है इसके बॉर्डर पर है। सीरिया से इसने हथियार लिया था गोलन हाइट 6 डे वॉर 67 वाले वॉर में। लेबनान से टच करता है, ये गाज़ा स्ट्रिप है। ठीक, इसराइल से टच करता है। ये देखिए, ये एक तो ये तो सुइस कनाल वाली गल्फ़ हो गई। ये कौन सी गल्फ़ है बताइएगा। ठीक, तो ये सऊदी अवधि से नहीं टच करता है। इस चीज़ें कुछ याद रखिएगा। ठीक है, तो मैपिंग जरूर करिए, आखिरी में नहीं हो पाएगा। फ्लोटिंग यानी कि तैरती हुई सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये देख रहे हो, ये पानी है, शांत पानी, इसमें फ्लो मतलब फ्लोटिंग सोलर पावर जो है बना दिया है। ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया भी था कि एनटीपीसी जो है थोड़ा सिर्फ थर्मल ही नहीं, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ध्यान दे रहा है। तो इंडिया का लार्जेस्ट, ठीक, भारत का पहला वाले कौन वाली जो सीरीज़ है उसमें ये वाला मैं तथ्य डाल दूँ, वो जरूर देख लेना, आखिरी बहुत क्वेश्चन आएंगे उससे। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट अभी यहाँ पर रामागुंडम, जो आपकी तेलंगाना में एक जगह है, वहाँ पे चालू कर दिया है एनटीपीसी ने। अभी 20 मेगावाट ही इसका जो है कमर्शियल ऑपरेशन चालू किया है। अगर ये फाइनली जब हो पाएगा तब ये 100 मेगावाट का हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा होगा। ओवरऑल जो सदर्न रीजन है हमारा भारत का, दक्षिणी क्षेत्र जो है, वहाँ पर अब ओवरऑल कैपेसिटी कितनी होगी सोलर फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी के थ्रू? 217 मेगावाट। ठीक, इससे पहले केरला में कायमकुलम ये था 92 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर, सबसे बड़ा। अब ये छोटा मतलब कम हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा। रामागुंडम फर्स्ट हो जाएगा। 25 मेगावाट फ्लोटिंग वाला जो है सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी है, और इसको जो है मैन्युफैक्चर किया है कि आपका विद HDP यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन मटेरियल के द्वारा। ठीक, अगला टॉपिक है CDRI। CDRI जो है मोदी जी ने UN में क्लाइमेट जब सम्मेलन हो रहा था, क्लाइमेट यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट एक्शन समिट 23 सितंबर 2019 में, ठीक, न्यूयॉर्क में, तब इन्होंने जो है मोदी जी ने लॉन्च किया था ये CDRI। CDRI क्या है? कॉलिशन है ये फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो डिजास्टर से के अनुकूल हो, उसके जो है उसको झेल सके। ठीक, और कोalition है मतलब कि कई सारी कंट्रीज़, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कई सारी प्राइवेट संगठन भी इसमें जुड़ सकती हैं। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने इस पर अप्रूव कर दिया है कि CDRI को अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की संज्ञा दे दी गई है, और एक CDRI के साथ इन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसको बोलते हैं हेडक्वार्टर एग्रीमेंट। इससे क्या होगा कि जो यूनाइटेड नेशन के प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ वाले एक्ट होते हैं, ठीक, 1947, तो उसके अंतर्गत इनको जो है छूट और इम्यूनिटी प्रिविलेजेस CDRI को मिल सकेगी। ठीक, CDRI जो है आपका वनरेबल जो भी जगह हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, उनको डिजास्टर से बचाने के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कि भैया कि कम से कम लॉस हो सके। तो उसके लिए जो है एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, नॉलेज शेयरिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें क्या क्या अब होगा भैया, CDRI को कैसे हेल्प मिलेगी, अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, बता रहा हूँ मैं। GS पेपर 3 में पूछेगा एनवायरनमेंट में कि CDRI बताओ कैसे रिसेंट को चेंजेस हुए, कैसे इसको हेल्प करने वाला। तो हम एक्सपर्ट दूसरी कंट्रीज़ को भेज भी सकेंगे, दूसरी कंट्री से एक्सपर्ट हमारे पास आ भी सकेंगे। बहुत आसान भाषा में बताता हूँ, यही बात आपके दिमाग में रह जाएगी जो वहाँ लिख पाओगे, इसलिए ध्यान से सुनना।
ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ते रहोगे, मैं बता रहा हूँ बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद भी नहीं याद होगा, लेकिन मेरी बात, मेरी आवाज़, मेरी जो तरीका है आसान आसान से आसान आपके दिमाग में बैठाने का, वो याद रहता है। तो एक्सपर्ट्स को अब हम आसानी से दूसरी कंट्रीज़ में भेज भी सकते हैं जहाँ पे डिज़ास्टर का रिस्क ज़्यादा है, और बाहर से मंगा भी सकते हैं, बुला भी सकते हैं इंडिया में। इसके अलावा जो है अब हम फंड्स को ग्लोबली दे भी सकते हैं, और ग्लोबल से फंड हम कंट्रीब्यूशन ले भी सकते हैं। इसके अलावा जो है इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल लीगल पर्सोना इसको मिल जाएगा। मतलब कि अब क्या है कि ये एक तो स्वतंत्र भी है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी चला गया, तो वहाँ जाके वो दक्षतापूर्ण और प्रभावशाली तरीके से फंक्शन कर पाएगा अब इंटरनेशनली भी, ठीक, क्योंकि अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इसकी संज्ञा दे दी गई, कोई भारत का वो नहीं है, ठीक। इसके बाद जो है 28 अगस्त को जो है कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था कि हम इसको सेटअप करेंगे, और इसका सचिवालय न्यू दिल्ली में रखेंगे, ठीक। मोदी जी ने लॉन्च किया था 2019 में, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट जब चल रहा था तब, ठीक। अभी तक इसमें 31 कंट्री हैं, 6 इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। तो सेशन यहाँ पे आज का जो है हम लोग खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग का जो हमेशा एक रहता है कि मोटिवेशन होना चाहिए सब कुछ पढ़ने का, कर गुजरने का, सिलेक्शन लेने का। तो आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट है कि सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है, सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, ठीक। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता भी खुद ही बनाना है, ठीक है। तो ऐसा रखो कि भैया उड़ान भी होनी चाहिए तो लंबी होनी चाहिए, बाकी छत तक तो बहुत लोग घूम रहे हैं, ठीक है। बाकी ये सब जो है मैंने आप लोग पहले भी बता रखा है, फिर से बता देता हूँ। मेंस यूपीएससी 2022 और यूपीपीएससी 2022 के लिए जो हमारा प्रोग्राम है 1-to-1 CGM प्रोग्राम, इसको आप आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं, जितने दिन बचे हैं उसमें पूरा स्टडी प्लान, काउंसलिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप आप लोग मिलेगी। इसी के साथ साथ जो है हमारा 5 जुलाई से यूपीएससी और यूपीपीएससी का इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस का जो है स्टार्ट होने वाला है ग्रुप ऑफिशियली। आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट की सुविधा है, सिर्फ 5,000 रुपये देके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, अभी तुरंत करिए इसे। और इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग और कंप्लीट करंट अफेयर का मॉड्यूल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सबके लिए आप लोग को क्या है, ये नंबर है 9650347272, इस पर बात कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स ये सारी हैं, इस पर आप कर सकते हैं, ठीक। सब में वैसे 1 टाइम पेमेंट है, 2023 वाले में बस इंस्टॉलमेंट की सुविधा है, क्योंकि कई लोगों को जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता भी खुद ही बनाना है, ठीक। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही बनाना है तुम्हें, क्योंकि तुमने वो सपना देखा है, ठीक। बाकी उन्होंने देखा, बाकी तो रोकने पे आएंगे, ठीक। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक ले आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।